हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ल्यूसेंट का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 32 भाग कर चुके हैं और आज हम 33वां भाग करने वाले हैं। ये 50,000 प्रश्नों का कलेक्शन है। इसमें ल्यूसेंट बहुत सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ल्यूसेंट जो कि हर वनडे परीक्षा का एक रामबाण होता है, हर परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ल्यूसेंट इतनी लेंथी होती है कि हमसे पढ़ाई नहीं जाती है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं ये सीरीज़ लेके आई हूँ। बहुत सरल तरीके से हर एक फैक्ट को मैंने कवर किया है, तो आप देख सकते हैं। इसके पुराने वीडियो आप ल्यूसेंट हैंड रिटन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप इसको पुराने वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इसकी पीडीएफ आप हमारे ल्यूसेंट के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम गुप्त काल पढ़ रहे थे इसमें। अब गुप्त काल में एक आता है कि दामोदर ताम्रपत्र का जिक्र होता है। गुप्ता काल में, गुप्ता पीरियड में एक दामोदर पत्र का जिक्र होता है। ये दामोदर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो ये जो दामोदर ताम्रपत्र है ये कुमार गुप्त से संबंधित है। याद रखिएगा, दामोदर जो पत्र है, दामोदर जो ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है? कुमार गुप्त से है। और इसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है, मतलब जो भूमि बेचेगा उनसे संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उत्पादन कितना हुआ करता था? तो गुप्त काल में भू राजस्व का जो उत्पादन हुआ करता था वो 1/4 से 1/6 हुआ करता था। गुप्त काल में भू राजस्व का उत्पादन कितना हुआ करता था? 1/4 से 1/6। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के कितने प्रकार होते हैं? तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के कुल इस प्रकार से प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? कृषि योग्य करने योग्य भूमि, मतलब क्षेत्र वो होता है, ऐसी प्रकार की भूमि होती है जहाँ पर कृषि की जाती है। दूसरा होता है वास्तु। वास्तु मतलब जहाँ पे वास किया जाता है, रहा जाता है, घर बनाया जाता है। तीसरी भूमि होती है चारागाह की, जहाँ पे पशुओं को चारे के लिए छोड़ा जाता है। अगली होती है सिल। सिल ऐसी भूमि होती है जो जोतने योग्य नहीं होती, खाली पड़ी रहती है। अपृहत कैसी भूमि होती है? जो जंगली होती है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, गुप्त काल में अपृहत किस प्रकार की भूमि होती है? इसे 4 कोई ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रखना, अपृहत ऐसी भूमि होती है जंगली होती है। सिल्व ऐसी भूमि होती है जो जोतने योग्य नहीं होती है। चारागाह चारा के लिए योग्य भूमि होती है। वास्तु वास करने योग्य होती है। और क्षेत्र कृषि करने योग्य होती है। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ पे है? गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा में है। तिगवा कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो गुप्तकालीन विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है। भूमरा का शिव मंदिर जो कि गुप्तकालीन है, और वो कहाँ पे है? तो भूमरा का जो शिव मंदिर है जो गुप्तकालीन है वो नागोदा मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछेंगे पार्वती मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर कहाँ पर है? ये भी गुप्तकालीन है, तो ये भी मध्य प्रदेश के नचना कोठार में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये दशावतार मंदिर भी आपका गुप्तकालीन है, और ये ललितपुर देख के जो देवगढ़ है वहाँ पर है। दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। खोह का गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ है? क्या बोल रहे हैं? खोह का गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के नागौद में है। भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर कहाँ है? भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। भीतरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है जो गुप्तकालीन है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका होता था? रहट या घंटी यंत्र का होता था। जो श्रेणी होते हैं, श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता है? श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता है। श्रेणी का प्रधान क्या कहलाता है? श्रेणी का प्रधान कहलाता है ज्येष्ठक। नेक्स्ट है, गुप्त काल में प्रमुख केंद्र कौन था? तो गुप्त काल का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो उज्जैन हुआ करता था। गुप्त राजाओं ने कौन सी मुद्राएं सर्वाधिक जारी की थी? अलग अलग प्रकार की मुद्राएं थी, उनमें गुप्त काल में जो गुप्त राजा थे उनने कौन सी मुद्राएं जारी की थी? तो गुप्त राजाओं ने मुद्राएं जारी की थी स्वर्ण मुद्रा। गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, और यहाँ के राजा जो थे उन्होंने सर्वाधिक मुद्रा जारी की है स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्रा होती है उसको अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य के स्मृति में।
कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। और अगर आपसे पूछें कि जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ओशनम स्मृति में मिलता है। कायस्थों का नॉर्मली वर्णन कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में। और जाति के रूप में कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे? विंध्य जंगल में किस जाति के लोग जो थे, वो उनके जो देवता थे उनको मनुष्यों का मांस चढ़ाते थे। उनकी अलग अलग संस्कृति रहती हैं, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं अलग अलग जातियों में। तो विंध्य जंगल में कौन सी ऐसी जाति थी जो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? वो सबरी जाति थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिला है? तो पहली बार सती होने का प्रमाण मिला है एरन अभिलेख में। किसमें? एरन अभिलेख में। भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है एरन अभिलेख में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ऐसी महिलाएं जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता? वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहते थे। वृद्ध वेश्याओं को क्या बोलते थे? कुट्टनी बोलते थे। गुप्त जो सम्राट थे या गुप्त शासक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासक किस धर्म के थे? वैष्णव धर्म के। गुप्तों का राजधर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म। गुप्तों का राज चिन्ह कौन सा था? गरुड़। गुप्तों का राज चिन्ह कौन सा था? गरुड़ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ पे है? तो वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष है दशावतार का मंदिर, जो कि मैंने भी बताया ललितपुर के देवगढ़ में है। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर है? दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर है। अजंता की गुप्तकालीन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 29। अजंता की गुप्तकालीन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 29 है। वर्तमान में इन 29 में से कितनी बची हैं? ये अजंता की जो गुफाएं में कुछ गुफाएं जो गुप्तकालीन हैं, बाकी नहीं है। तो कौन कौन सी गुफाएं? 16 और 17 इसमें से गुप्तकालीन हैं। 29 में से अभी केवल 6 ही बची हैं अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में हैं। तो ये फ्रेंड्स आज के 9 से 21 क्वेश्चन थे। ऐसे अगले क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।